तो इतिहास की आज दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। और लेकिन आज क्या रहेगा, गुलाम वंश में जैसा कि हमें पता है कि कुल 11 शासक हैं, जिसमें प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक कैयूमर्स। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी। और अब देखो, आज जो पढ़ेंगे वो है 5 शासक कुतुबुद्दीन ऐबक से रजिया सुल्तान तक। कौन कौन से शासक हो जाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने टाइटल लिख रखा है, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी और कुतुबुद्दीन ऐबक से रजिया सुल्तान। लेकिन इसमें एक चीज़ रह गई लिखने को, वो हाथ से ही लिख देता हूँ। गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में, अब पहले दिल्ली सल्तनत क्या, गुलाम वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि गुलाम वंश में कुल कितने शासक। कुल शासक 11। प्रथम शासक और संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका समय है 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी। गुलाम वंश। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कह दो या गुलाम वंश का संस्थापक कह दो, एक ही बात है। दूसरा, फिर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक हो जाएगा इल्तुतमिश। 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी। ऐबक का दामाद, ऐबक का दामाद भी था और ऐबक का गुलाम भी था। ठीक है। और क्या पॉइंट है गुलाम वंश का? बाकी बातें पिछली क्लास में हो ही गई हैं। अब बात करें कि गुलाम वंश क्यों कहते हैं, तो इसके जो प्रमुख शासक थे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, वो गुलाम थे, इसलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। और उन्होंने अपने काबिलियत के बल पर, कह सकते हैं कि बड़े बड़े पद हासिल किए और वो शासक बने बाद में। ठीक है। और तो कुछ खास नहीं है। अब शुरुआत करते हैं फिर पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके जन्म की। जन्म लगभग 1150 ईस्वी, तुर्किस्तान। ठीक है। और इसका वंश था कुतुबी वंश। वंश वंश कुतुबी वंश। पॉइंट डाल डाल के लिखता रहूंगा। माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। ठीक है। तो इसका जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इसका जन्म जो है लगभग 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान में हुआ था। इसका वंश था कुतुबी वंश। और ये था, इसके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। बचपन में इसको इसके माता पिता ने बेच दिया था। पहले दासों की बिक्री होती थी, दासों को बेचा जाया करता था बाज़ारों में। जैसे कि हम मतलब आज के टाइम पे जो नॉर्मल सामान वगैरह जो बाज़ारों में मिलता है, वो पहले दास बेचा जाया करते थे, दासों को बेचा जाता था। तो बचपन में इसके माता पिता ने बेचा था। कहाँ पे? निसापुर फारस में।
बचपन में गुलाम बनाकर गुलाम बनाकर निसापुर फारस निसापुर फारस में बेचा। खरीदने वाले कौन थे? खरीदने वाले थे एक काजी जिनका नाम है काजी अब्दुल अजीज कोकी। ठीक है, इनका नाम है अब्दुल अजीज कोकी। काजी, काजी का मतलब जज से है कि पहले एक जज हुआ करते थे तब उनको काजी बोला करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट। हाँ, यहीं पर मतलब इनके पास अब काजी अब्दुल अजीज कोकी के पास इन्होंने क्या यहीं पर अरबी, फारसी, कुरान, घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी की शिक्षा ग्रहण की। तलवार बाजी की शिक्षा शिक्षा ग्रहण की। मतलब कह सकते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी शिक्षा अब्दुल अजीज कोकी के यहाँ हुई। उन्होंने इसकी शिक्षा करवाई। शिक्षा में क्या होता है? अरबी, फारसी, कुरान, घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारीबाजी की शिक्षा थी। आगे फिर काजी की मृत्यु के बाद काजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने ऐबक को पुनः गजनी में बेचा। गजनी में बेचा गया। ठीक है, इसको दो बार बेचा गया। एक बार इसके माता पिता द्वारा, दूसरी बार अब्दुल अजीज कोकी के मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने दोबारा बेचा गजनी में। इस बार खरीदने वाला था मोहम्मद गौरी। इस बार खरीदने वाला था मोहम्मद गौरी। तो लिख लो, मोहम्मद गौरी ने खरीदा। मोहम्मद गौरी ने खरीदा। ठीक, ठीक है। अब है, गौरी ने एक इसको पद दिया था जो एक बहुत खास पद हुआ था करता था, अमीर अखूर यानी अश्वशाला का अध्यक्ष। तो गौरी ने पद दिया। गौरी ने ऐबक को गौरी ने ऐबक को पद दिया। वो पद था अमीर ए आखूर। ये होता था अश्वशाला का अध्यक्ष। अश्वशाला का अध्यक्ष। अश्वशाला का मतलब, अश्व मतलब घोड़ा, यानी कि जहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता था या अस्तबल कहते हैं, उसका अध्यक्ष बनाया गया था। बहुत ही खास पद हुआ करता था ये उस टाइम पे। तो गौरी ने ऐबक को पद दिया अमीर अखूर। 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में ऐबक को भारतीय प्रदेशों का 1192 ईस्वी में ऐबक को भारतीय प्रदेशों का भारतीय प्रदेशों का
सूबेदार नियुक्त किया, नियुक्त किया। जैसा कि इसके बारे में मैं पहले ही पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि 1192 में जो तराइन का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद जब मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी पृथ्वीराज चौहान से, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय जो क्षेत्र थे उसका प्रशासन सौंप दिया गया था। तो वही यहाँ पे पॉइंट है कि 1192 ईस्वी में ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया, या उसको यहाँ का प्रशासन दे दिया गया था। ठीक है, अब अगला पॉइंट आगे। मैं पिछली क्लास में ही बता चुका हूँ कि 1192 से 1206 ईस्वी तक, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने से पहले, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 में, तब तक जो मोहम्मद गौरी था उसके प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। तो 1192 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक ऐबक ने, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य, गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया या शासन किया, प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया या शासन किया। ठीक है, जो भारतीय प्रदेशों में मतलब 1192 के बाद वो भारत में रुक गया था, तो 1192 से 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में या फिर प्रतिनिधित्व के रूप में शासन किया। बारह सौ छह ईस्वी में 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद इसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित करी या स्वतंत्र शासन की स्थापना करी। 1206 ईस्वी में क्या हुआ? 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद ऐबक ने स्वतंत्र सत्ता, या क्या दिक्कत है, स्वतंत्र सत्ता या शासन की स्थापना, शासन की स्थापना की, और उसने गजनी से अपना संबंध तोड़ लिया, और गजनी से संबंध तोड़ लिया, और गजनी से संबंध तोड़ लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब एक पॉइंट जो कि पहले लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब लिख लेना है। राजधानी कहाँ थी इसकी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया था, इसने राजधानी बनाया था लाहौर को। सॉरी, इसने राजधानी बनाया था लाहौर को, और ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का शाब्दिक अर्थ, ऐबक का शाब्दिक अर्थ चंद्रमा का स्वामी। ठीक है, ऐबक का शाब्दिक अर्थ चंद्रमा का स्वामी। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब उपाधियों की बात करें इसकी, तो उपाधियां, इसकी उपाधियां थी लाख वक्स। लाख वक्स क्यों थी?
तो लाख वक्स थी, लाखों का दान करने के कारण। लाख वक्स, लाख वक्स का मतलब है लाखों का दान करने वाला या लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाला। दूसरी थी पील वक्स। पील वक्स, पील का मतलब होता है हाथी, पील हाथियों को कहते हैं, हाथियों का दान देने वाला। तो हाथियों का दान देने के कारण पील वक्स कहा जाता है इसको। हाथियों, हाथियों का दान देने वाला, हाथियों का दान देने वाला पील वक्स। और कुरान खां, कुरान खां, ये सुरीले स्वरों में कुरान का पाठ करता था इसलिए कुरान खां। तो सुरीले स्वरों में, सुरीले, सुरीले स्वरों में कुरान का पाठ करने के कारण, सुरीले स्वरों में कुरान का पाठ करने के कारण इसको कुरान का भी कहते थे। और एक उपाधि और है हातिम द्वितीय। हातिम हातिम तृतीय। हातिम थर्ड। तो ये उपाधियां हो गई किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। लाख वक्स, लाखों का दान देने वाला। पील वक्स, हाथियों का दान देने वाला। कुरान खां, सुरीले स्वरों में कुरान का पाठ करने वाला। और हातिम तृतीय। ठीक है, आगे हो जाएगा। अब आगे एक चीज और, इसने कभी भी औपचारिक रूप से सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी। ये मलिक और सिपह सलाहर की पदवियों से ही संतुष्ट रहा था। तो ये भी उपाधियों में भी लिख सकते हैं, चाहे एक अलग पॉइंट बना ले रहे हैं इसका कि मलिक, मलिक एवं सिपह सलार या सिपह सालार की पदवियों से ही, मलिक एवं सिपह सलार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की उपाधि धारण, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, धारण नहीं की। ठीक है, और इसने खुतबा भी नहीं पढ़वाया था। तो इसमें इसने खुतबा भी नहीं पढ़वाया, इसने खुतबा भी नहीं पढ़वाया। खुतबा भी नहीं पढ़वाया। खुतबा का मतलब होता है कि जुमे की नमाज में पढ़ा जाने वाला शासक का नाम। जुमे की नमाज में, जुमे की नमाज में पढ़ा जाने वाला शासक का नाम। ठीक
ठीक है, खुतबा का अर्थ होता है जुमे की नमाज में पढ़ा जाने वाला शासक का नाम। इसने खुतबा भी नहीं पढ़वाया और सिक्के भी जारी नहीं किए। सिक्के भी सिक्के भी जारी नहीं किए। ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे, अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के अभियान। तो इसने 1195 ईस्वी में कोयल अलीगढ़ को जीता। में कोयल अलीगढ़ को जीता। ठीक है, 1195 में कोयल यानी अलीगढ़ को जीता, और 1196 में 1196 ईस्वी में रणथंभौर को जीता। रणथंभौर को जीता। 1197 ईस्वी में गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा 1197 में गुजरात की राजधानी 1197 में गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा को लूटा। लाइन सीधी है, ठीक है। 1197-98 ईस्वी में ठीक है, 1197-98 ईस्वी में चंदेल राजा परमर्दी देव से चंदेल राजा परमर्दी देव से 1197-98 में चंदेल राजा परमर्दी देव से नहीं, को लिखना चाहिए, परमर्दी देव को हराकर परमर्दी देव को हराकर बुंदेलखंड के कालिंजर महोबा यानी महोत्सव नगर, कालिंजर महोबा को लिखेंगे महोत्सव नगर खजुराहो ठीक है। तो 1197 ईस्वी में चंदेल राजा परमर्दी देव को हराकर बुंदेलखंड के राजा से कालिंजर महोबा और खजुराहो को जीता। ठीक है, तो अभियान कंप्लीट हो गए। इसके बाद अगला टॉपिक अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य। एक सेकेंड, ठीक है। निर्माण कार्य, कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य। तो सबसे पहले दिल्ली में कुतुब मीनार की
नींव रखी। ठीक है, 1100, हाँ सॉरी, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। ख्वाजा ख्वाजा कुतुबुद्दीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। ठीक है, तो एक फैक्ट है कि दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, कुतुब मीनार की नींव रखी, लेकिन ये पूरा नहीं करवा पाया। सिर्फ कुतुब मीनार में 5 मंजिल हैं, तो पहली मंजिल तो इसने बनवा दी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाकी की 3 मंजिल मतलब पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, और बाद में फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या है, कुतुब मीनार की नींव रखी, ठीक है, और इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य पूरा किया। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। अब अगर क्वेश्चन आए कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश। ठीक है, अब दूसरा इसने क्या करवाया, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, मस्जिद का निर्माण करवाया। 1193 ईस्वी में। ठीक है, दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया 1193 ईस्वी में, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि पहले एक संस्कृत महाविद्यालय था। अजमेर में अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया, मस्जिद का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया, जो कि पहले एक जो कि पहले एक संस्कृत महाविद्यालय था, जो कि पहले एक संस्कृत महाविद्यालय था। 1199 ईस्वी में। ठीक है, ये हो गए निर्माण कार्य, हो गए अभियान, हो गए। अब मृत्यु की बात करते हैं। ब्लैंक पेज आ गया। चलो, हाँ, अच्छा, मृत्यु हुई थी इसकी 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय। चौगान पोलो एक खेल होता है जिसमें ये घोड़े से गिरकर मर गया। तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हो गई। तो इसको लिखेंगे 1210 ईस्वी में लाहौर में, 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान, 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो
खेलते पोलो खेलते समय घोड़े से गिर, क्या दिक्कत है, घोड़े से गिरकर गिर गए, घोड़े से गिरकर मर गए या घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हो गई, एक ही बात है, ठीक है। मकबरा, तो इसका मकबरा है लाहौर। और मकबरा, मकबरा होता है जहाँ पे मतलब दफन किया जाता है किसी शासक को, जहाँ पे दफन किया गया उसको मकबरा कहते हैं, तो ये लाहौर में है इसका मकबरा, लाहौर में। अब उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी था आराम शाह, आराम शाह, इसको अयोग्य शासक, अयोग्य शासक कहते हैं, ठीक है। कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई पुत्री नहीं था, सिर्फ पुत्रियां थीं। और कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने ये बात कहा, ये है कि उसका एक पुत्र था, मतलब आराम शाह था, तो उत्तराधिकारी था, ठीक है। अब स्रोतों की बात करें, समकालीन स्रोत, समकालीन का मतलब इसके समय, जब ये शासक था उस समय कौन कौन से सोर्स थे, कौन कौन से स्रोत थे, समकालीन स्रोत। ठीक है, ठीक है, तो सोर्स है ताज उल मासिर, इसके जो लेखक हैं वो हैं, इसके लेखक हैं हसन निजामी, हसन निजामी। दूसरी पुस्तक, दूसरी है तारीख फखरुद्दीन, तारीख तारीख फखरुद्दीन मुबारक शाह, तारीख फखरुद्दीन मुबारक शाह इसका राइटर है, इसके लेखक हैं फ़क्र मुदब्बिर, इसके लेखक हैं फ़क्र मुदब्बिर। पहली पुस्तक ताजुल मासिर हसन निजामी द्वारा लिखी गई है, दूसरी है तारीख फखरुद्दीन मुबारक, जिसके लेखक हैं फ़क्र मुदब्बिर। फ़क्र मुदब्बिर। फिर अगली बुक है तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, इसका लेखक है मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासिरी का लेखक मिनहाज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज, ठीक है। और ये जो पहली वाली है, ये सल्तनत काल के इतिहास की पहली पुस्तक है, सल्तनत काल, सल्तनत कालीन इतिहास की, सल्तनत कालीन इतिहास की प्रथम, या सल्तनत कालीन इतिहास की प्रथम पुस्तक, या प्रथम इतिहास की पुस्तक, ठीक है। अब के संरक्षण में कौन कौन से इतिहासकार थे, तो
इसके संरक्षण में हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर थे। हसन निजामी और फ़क्र ए मुदब्बिर थे। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा हो गया। इसमें एक पॉइंट और है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। देखो, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट फैक्ट हैं या जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सब कुतुबुद्दीन ऐबक की हो चुकी हैं, यानी एग्जाम में लगभग लगभग सारे फैक्ट कवर हो गए हैं। एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी फैक्ट बचेगा नहीं, सारे यहीं से आएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं गुलाम वंश के अगले शासक की तरफ। दूसरा शासक है आराम शाह, 1210 ईस्वी। ठीक है, तो ऐबक की ये क्या था कि ऐबक की मृत्यु के बाद जो लाहौर के अमीर थे उन्होंने उसके अयोग्य पुत्र आराम शाह को शासक या सुल्तान घोषित कर दिया। तो इसको लिखेंगे कि ऐबक की मृत्यु के बाद ऐबक की ऐबक की मृत्यु होने पर लाहौर के अमीरों ने उसके अयोग्य पुत्र लाहौर के अमीरों ने उसके अयोग्य ऐबक की मृत्यु होने पर लाहौर के अमीरों ने उसके अयोग्य पुत्र को उसके उसके अयोग्य पुत्र को सुल्तान घोषित कर दिया। सुल, अयोग्य पुत्र को सुल्तान घोषित कर दिया। अब इसका जो शासन काल है वो है 8 माह। तो इसने 8 माह तक शासन किया। 8 माह तक शासन किया। अब कॉन्फ्लिक्ट मतलब अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही आराम शाह के बारे में, उनको देख लेते हैं। तो हेडिंग डालें इतिहासकारों के मत, अगर हेडिंग डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतिहासकारों के मत।
तो अभी चेक किया था कि थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ से आवाज़ बंद हो गई है। दोबारा से मैं एक बार समझा देता हूँ, इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। कि जैसा कि ये उत्तराधिकारी है कुतुबुद्दीन, उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह, ठीक है। अब आराम शाह के बारे में क्या कि ऐबक की मृत्यु होने पर लाहौर के अमीरों ने उसके अयोग्य पुत्र को सुल्तान घोषित कर दिया। जो लाहौर के अमीर थे उन्होंने क्या किया, ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया और इसने 8 माह तक शासन किया। अब इतिहासकारों के मत हैं, भिन्न भिन्न इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत है इसके बारे में, तो कुछ इतिहासकारों को देख लेते हैं कि इतिहासकारों के मत। तो हसन निजामी, जिनकी पुस्तक है ताजुल मासिर, उन्होंने क्या कहा, उनका मतलब उनका कहना था कि आराम शाह ऐबक का पुत्र था। हसन निजामी ताजुल मासिर का लेखक के अनुसार आराम शाह ऐबक का पुत्र था। दूसरा, जुवैनी, जुवैनी की पुस्तक है तारीख जहां गुसा, यानी कि जुवैनी तारीख जहां गुसा का लेखक तथा मिनाज सिराज के अनुसार ऐबक का कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। जुवैनी और मिनाज सिराज के अनुसार ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। आगे क्या हुआ कि शीघ्र जो दिल्ली के अमीर थे, जिनमें से शाह इस्माइल प्रमुख था, जो दिल्ली के अमीर थे उनमें से शाह इस्माइल प्रमुख था, उन्होंने आराम शाह से निराश होकर इल्तुतमिश को आमंत्रित किया, दिल्ली के सुल्तान के लिए इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। उसके बाद क्या हुआ कि इल्तुतमिश, हाँ एक बात और कि इल्तुतमिश उस समय बदायूं का गवर्नर था, इल्तुतमिश उस समय बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश आया और जूद के मैदान में इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें आराम शाह की हार हुई और मृत्यु हो गई, हारा और मारा गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इलवरी वंश का शासन की शुरुआत हो गई। इलवरी वंश मतलब जो इल्तुतमिश था वो इलवरी वंश का, इलवरी तुर्क था, तो वहां से इलवरी वंश की स्थापना, मतलब इसलिए इलवरी वंश की शुरुआत हो गई। कहाँ थे, जूद के मैदान के युद्ध के बाद आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कि आराम शाह मारा गया, इल्तुतमिश की विजय हुई, उसके बाद इलवरी वंश की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो आराम शाह को कवर कर लिया है। अब आते हैं अगले शासक इल्तुतमिश। अब ये गुलाम वंश का तीसरा शासक इल्तुतमिश, 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी, ठीक है। इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। चलो, पूरा नाम, पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। और ये तो बताइए कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक है, दिल्ली का, ये दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, इसका वंश था इलवरी वंश, इलवरी तुर्क था, ये इलवरी, इलवरी तुर्क वंश से संबंधित था ये, इलवरी तुर्क था। और ऐबक का, ऐबक का गुलाम बदामाद। अब यह है कि 1197 ईस्वी में अनिलवाड़ा के युद्ध में, 1197 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में अनिलवाड़ा के युद्ध के बाद, अनिलवाड़ा के युद्ध के बाद ऐबक ने इल्तुतमिश को दिल्ली में 1 लाख जीतल में खरीदा। 1197 ईस्वी में अनिलवाड़ा के युद्ध के बाद ऐबक ने इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को 1 लाख, 1 लाख जीतल में खरीदा। जीतल क्या होता है, तो जीतल उस समय की मुद्रा थी, ठीक है, उस समय की मुद्रा थी जीतल। तो अनिलवाड़ा के युद्ध में 1197 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में अनिलवाड़ा के युद्ध के बाद ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा, दिल्ली में खरीदा। ऐबक का गुलाम बदामाद हो गया और इलवरी तुर्क वंश
अब इसकी उपाधि उपाधि थी अमीर उल उमरा। अम, अमीर उल उमरा। और राजधानी ये लाहौर से दिल्ली लाया था। राजधानी लाहौर से दिल्ली। यानी लाहौर से दिल्ली। यानी कि इसके समय पे जो राजधानी थी वो थी दिल्ली। इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का। ये उसका भी गुलाम था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है। अब जब ये सुल्तान बना था उससे पहले क्या था? सुल्तान बनने से पहले या ऐबक की मृत्यु से पहले ये बदायूं का सूबेदार था या गवर्नर था। तो सुल्तान बनने से पूर्व सुल्तान पूर्व या ऐबक की मृत्यु से पहले ऐबक की मृत्यु ऐबक की मृत्यु के पहले या ऐबक की मृत्यु के समय ये कहा था बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का गवर्नर। गवर्नर या सूबेदार एक ही बात है। गवर्नर या सूबेदार था। ठीक है। ठीक है। तो 1206 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ था, खोखरों का विद्रोह। उसमें ये गौरी के साथ था, जो युद्ध हो रहा था। इसके अच्छे प्रदर्शन की वजह से गौरी इससे बहुत प्रसन्न हुआ। कह सकते हैं इससे इम्प्रेस हुआ और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया या कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि इसको दास्ता से मुक्त कर दिया जाए। तो ये तभी दास्ता से मुक्त हो गया था ऐबक। तो लिखते हैं इसको 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में खोखर विद्रोह के समय खोखर विद्रोह के समय इल्त, इल्तुतमिश गौरी के साथ था। इल्तुतमिश गौरी यानी कि पूरे नाम लिख दे रहे हैं, मोहम्मद गौरी की बात हो रही है यहाँ पे। इल्तुतमिश मोहम्मद गौरी के साथ था। गौरी ने इससे प्रभावित होकर ठीक है। 1206 ईस्वी में खोखर विद्रोह के समय इल्तुतमिश मोहम्मद गौरी के साथ था। गौरी इससे प्रभावित हुआ था और इसी के आदेश या निर्देश पर इससे प्रभावित हुआ था। इससे प्रभावित हुआ था गौरी के आदेश पर ऐबक ने इसे दास्ता से मुक्त कर दिया। ऐबक ने इसे दास्ता से मुक्त कर दिया। ठीक है। इसके बाद पॉइंट है कि इसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। वंशानुगत का मतलब कि उसके आगे का जो वंश होगा उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा ही बनेगा, ऐसे वाला उसको कहते हैं वंशानुगत। तो इसने सुल्तान के पद को इसने सुल्तान के पद को
इसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। वंशानुगत बनाया। 1229 ईस्वी में। अब 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त की। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से, बगदाद के खलीफा से, बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त की। खिल्लत प्राप्त की। ठीक है। खिल्लत का मतलब होता है कि एक ऐसा वस्त्र जो सम्मान के लिए दिया जाता है। जैसे कि आज के टाइम पे देखते हैं बहुत से पुरस्कार होते हैं, तो उसमें जो शॉल उड़ाई जाती है, जिस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है, या शॉल उसके कंधों पे रखी जाती है, उसी टाइप का होता था उस समय पे खिल्लत। इसको खिल्लत कहते थे। एक ऐसा वस्त्र जो सम्मान का प्रतीक हो, सम्मान के लिए दिया जाता है, उसको खिल्लत कहते हैं। ठीक है। अब इसी पॉइंट में एक चीज और खास है, जिसमें कि मोहम्मद गौरी को ऐड करते हैं थोड़ा सा, कि जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी तो उसके दास थे, टोटल उसके 4 दास थे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के समय, देखो वैसे दास तो उसके बहुत ज्यादा थे, लेकिन 4 दास थे जिनमें उसका राज्य बटा था। उसका जो भी राज्य क्षेत्र था उन 4 दासों में बांटा गया था। तो अभी उन 4 दासों की बात करेंगे कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के समय उसका राज्य 4 दासों, 4 दासों में बांटा गया। ठीक है। जिसमें पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, जो सबसे भरोसेमंद और विश्वास पात्र दास था उसका। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसमें दो चीज नोट करेंगे कि दास और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है। तो इसके जो राज्य क्षेत्र थे, दिल्ली, लाहौर, अजमेर, दिल्ली, लाहौर, अजमेर और उत्तर भारतीय क्षेत्र। ठीक है। दूसरा था, दूसरा दास था ताजुद्दीन यालदौज। यलदौज या एलदौज। इसके पास क्षेत्र था, इसके पास था गजनी, गजनी और उसके, और उसके आसपास, और उसके आसपास मध्य एशियाई क्षेत्र थे। और उसके आसपास मध्य एशियाई क्षेत्र थे। तीसरा दास है, ठीक है, तीसरा दास है इसका नासरुद्दीन कुबाचा। नासरुद्दीन कुबाचा। इसके पास जो क्षेत्र आया वो था सिंध तथा उच्छ, जो कि वर्तमान पाकिस्तान। सिंध तथा उच्छ, वर्तमान पाकिस्तान।
लास्ट है बख्तियार खिलजी। चौथा दास है बख्तियार खिलजी। इसके पास क्षेत्र था, इसके पास बंगाल और बिहार का क्षेत्र था। बंगाल और बिहार का क्षेत्र था। ठीक है, अब बात आती है, एक सेकंड, कि इल्तुतमिश में गौरी के चार दासों को पढ़ना क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इल्तुतमिश के साथ इनका युद्ध हुआ था। ठीक है, जैसे कि एलदौज कुबाचा इन सब से इसका विरोध था, इसलिए इनको पहले से पढ़ लिया ताकि पता चल जाए हमें कौन सा, कौन जो है, जो भी नाम पढ़ेंगे कि एलदौज नया पढ़ लिया वो कहाँ था और कौन था, तो वो क्या था, गौरी का गुलाम था। अब सबसे पहले पढ़ेंगे किसके साथ है इसका विरोध। नए पेज पे चलते हैं अब। अब पहला है एलदौज, हेडिंग डाल लेते हैं इसको। अब ये क्या था, इल्तुतमिश का ये शत्रु था, सबसे मुख्य शत्रु था। और अभी हमने देखा ये गजनी का शासक था। तो इल्तुतमिश का सबसे मुख्य शत्रु, इल्तुतमिश का सबसे, इल्तुतमिश का सबसे, इल्तुतमिश का सबसे मुख्य शत्रु था, जो कि गजनी का शासक था। जो कि गजनी का शासक था। अब तराइन के दो युद्ध पहले पड़े होंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ था गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। अब तृतीय युद्ध हुआ था तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का थर्ड युद्ध, ये होता एल्दौज वर्सेस इल्तुतमिश। अब इसकी जो डेट है वो दो डेटें हैं, एक तो 1210वीं 1215 लिखा है कुछ बुकों में 1215 ईस्वी, और कहीं कहीं लिखा है 1216 ईस्वी जनवरी। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन मिले उसके हिसाब से आंसर करना। 1215 को तो 1215 लगाएंगे, 1216 को तो 1216 लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इस युद्ध में इल्तुतमिश विजयी हुआ। इल्तुतमिश इल्तुतमिश जीता और एल्दोज हारा। फिर एल्दोज को गिरफ्तार करके बदायूं लाया गया, जहां पे बदायूं में उसकी कब्र है। तो एल्दोज को गिरफ्तार करके, एल्दोज को गिरफ्तार करके एल्दोज को गिरफ्तार करके बदायूं लाया गया, बदायूं लाया गया, और बदायूं में ही उसकी कब्र है। बदायूं में ही उसकी कब्र है। ठीक है, दूसरा विरोध था उसका, जो दूसरा गुलाम था गौरी का, कुबाचा।
अब ये क्या हुए, 1215-16 की बात हो गई, तो 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा से लाहौर छीन लिया। तो लिखो 1217 ईस्वी में, 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने, 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने कुबाचा से लाहौर छीन लिया। अब चिनाब एक नदी है, तो चिनाब के पास जगह है मंसूरा। चिनाब के पास मंसूरा का युद्ध, चिनाब के पास मंसूरा एक जगह है, वहां पे युद्ध हुआ किस किस के बीच, इल्तुतमिश और कुबाचा। इल्तुतमिश वर्सेस कुबाचा। इसमें क्या हुआ, इल्तुतमिश की जीत हुई और कुबाचा की हार हुई। ठीक है। अब इसका एक बहुत खास संगठन था, चालीसा। उसने क्या किया, चालीसा का गठन किया, किसने, इल्तुतमिश ने। चालीसा का गठन, चालीसा का गठन। इसमें क्या था कि 40, इसमें क्या हुआ कि इसने 40 तुर्क गुलामों को लेकर एक विलक्षण संगठन बनाया, एक ग्रुप बनाया, जिसको कि चालीसा कहा गया है, या उसको चहलगानी या तुर्क चहलगानी कहा गया है। तो इसमें कौन थे, तुर्क गुलाम थे। तो तुर्क गुलामों को लेकर इसने एक समूह बनाया, 40 तुर्क 40 तुर्क गुलामों को लेकर एक विलक्षण दल, चहलगानी या चालीसा का निर्माण किया, चालीसा का चालीसा का निर्माण किया। तो इसको चालीसा भी कहते हैं, चहलगानी, या एक चीज और कहते हैं, वो भी लिख लो, तुर्क चहलगानी। तुर्क चहलगानी क्योंकि तुर्क गुलामों को लेकर बनाया गया था। ठीक है। अब ये जो चालीसा था, इसका काम क्या था, तो चालीसा के कार्य या तुर्क चहलगानी के कार्य, ये क्या करते थे, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक कार्यों में, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक कार्यों में सुल्तान की मदद करना इनका काम था। प्रशासनिक कार्यों में सुल्तान की मदद करना, सुल्तान की मदद करना। एक कार्य तो ये हो गया चालीसा का। दूसरा, साम्राज्य में शांति स्थापित करना।
साम्राज्य में शांति स्थापित करना। और तीसरा है सुल्तान के विरुद्ध, सुल्तान के विरुद्ध या खिलाफ होने वाले विद्रोह को, होने वाले विद्रोहों को दबाना या शांत करना। अब एक बात है कि 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर चंगेज खान यानी जो मंगोल था उसके आक्रमण का खतरा था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो 1221 ईस्वी में, 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां, चंगेज खां जिसको तेमुचिन भी कहते हैं, तेमुचिन मंगोल के आक्रमण से, के आक्रमण से बचाना। अब कैसे बचाया उसकी कहानी। ठीक है, ख्वारिज्म का एक शासक था शाह जलालुद्दीन मांगवरनी, उसका पीछा करते करते चंगेज खां आ रहा था और सिंधु नदी तक आ भी गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, जो मांगवरनी था उसने इल्तुतमिश से शरण मांगी, इल्तुतमिश ने शरण देने से मना कर दिया। तो इल्तुतमिश ने शरण देने से मना कर दिया तो जो मांगवरनी था वहां से चला गया और इस तरह से चंगेज खां के आक्रमण का जो खतरा था वो दिल्ली सल्तनत से टल गया। क्योंकि अगर वो शरण दे देता तो सीधे सीधे चंगेज खां आक्रमण कहाँ करता, दिल्ली सल्तनत पर करता। तो फिर दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण होता, इसलिए क्या था उसने शरण देने से मना कर दिया था। और किसको मना किया था, ख्वारिज्म के शासक, ख्वारिज्म के शासक शाह जलालुद्दीन मांगवरनी, शाह जलालुद्दीन मांगवरनी का पीछा करते करते, करते करते चंगेज खां चंगेज खां सिंध तक, चंगेज खां सिंध तक पहुंच गया। ठीक है, सिंधु एक नदी भी है, सिंध एक जगह भी है जो कि पाकिस्तान में पड़ती है, सिंध तक पहुंच गया। फिर क्या हुआ है, इसने शरण मांगी, उसने मना कर दिया, वो वापस चला गया। बस इतनी सी कहानी। आगे। ठीक है, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंध या सिंधु नदी वाला क्लियर हो गया। आगे इसके एक लास्ट टॉपिक बचा है, स्थापना या निर्माण। स्थापना या निर्माण। तो इसने क्या क्या करवाया, मदरसा ए मोइज्जी का निर्माण करवाया, मदरसा ए नासिरी, मदरसा ए नासिरी दिल्ली में। और दिल्ली में बनवाया था इसने हौज खास, हौज खास का निर्माण करवाया था, हौज
खास दिल्ली में, फौज ए खास दिल्ली में। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण। और ये पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। पहला तुर्क शासक, पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। ये पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा इसी ने शुरू की। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। ठीक है, परंपरा क्या है? जैसे सिक्कों पर एक नाम आता है कि कहाँ बना है, कहाँ निर्माण हुआ है, वो टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा इसने शुरू की। और इसकी मुद्राएं थी, मुद्राएं चलाई थी इसने चांदी का टंका 175 ग्रेन। दूसरा था तांबे का जीतल। तांबे का जीतल, ये छोटे लेन देन के लिए था। अब एकता प्रणाली इसने लागू की। क्या किया? एकता प्रणाली लागू की। एकता प्रणाली लागू की। एकता का मतलब होता है, एकता का मतलब है जमीन का टुकड़ा। जमीन का टुकड़ा। ठीक है, अब ये की जो लागू की उसका उद्देश्य क्या था इसका, कि जमीन का टुकड़ा। इसका उद्देश्य ये था कि जो सैन्य अधिकारी थे, सैन्य अधिकारियों को सैन्य अधिकारियों को सैन्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि देना। सैन्य अधिकारियों को वेतन के बदले सैन्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि आवंटन। भूमि आवंटन। ठीक है, ठीक है। अब इसके अभियान और देख लेते हैं। इल्तुतमिश के अभियान। अभियान 1226 इसमें इसने रणथंभौर जीता। 1226 ईस्वी में रणथंभौर जीता। रणथंभौर जीता। और 1232 में ग्वालियर जीता। 1232 ईस्वी में ग्वालियर जीता। ग्वालियर अभियान के बाद इसने क्या किया कि अपने जो इसके जो सिक्के थे उन पर इसने अपनी पुत्री का नामांकित करवाया। ठीक है, और उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया
क्योंकि इसके जो पुत्र थे वो अयोग्य शासक थे और पीने की उनकी बुरी आदत थी, इसलिए इसने रजिया सुल्तान जो कि इसकी पुत्री थी उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उस अपने सिक्कों पर उसका नामांकित करवाया। इसके बाद मृत्यु। मृत्यु है इसकी 30 अप्रैल 1236 को हुई थी दिल्ली में। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी, दिल्ली। और इसको दफनाया कहाँ गया? इसको दफनाया गया महरौली कुतुब मीनार के पास। महरौली कुतुब मीनार, महरौली कुतुब मीनार के पास। कुतुब महरौली कुतुब मीनार के पास, ये भी कहाँ? दिल्ली में। तो कह सकते हैं इसका मकबरा है यहाँ पे। एक पॉइंट और लिख लो। और इसी के शासनकाल में 1221 ईस्वी में बख्तियार काकी दिल्ली आए थे। 1221 ईस्वी में बख्तियार बख्तियार काकी दिल्ली आए थे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन से अभियान के बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपनी पुत्री का नाम अंकित करवाया? तो उसको भी एक फैक्ट के रूप में लिख ही लेते हैं कि ग्वालियर ग्वालियर अभियान के बाद, ग्वालियर अभियान के बाद इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर अपनी पुत्री, सिक्कों पर अपनी बेटी या अपनी पुत्री रजिया सुल्तान का नाम अंकित करवाया और उत्तराधिकारी घोषित किया। उत्तराधिकारी घोषित किया। अब एक पॉइंट और बचा है, उसको देख लेते हैं। दरबारी इतिहासकार। दरबारी इतिहासकार है दरबारी इतिहासकार हो गए मिन्हाजुस सिराज। और इनकी पुस्तक है तबकात नासिरी। पुस्तक तबकात नासिरी। इल्तुतमिश कंप्लीट हुआ। अब शुरू करेंगे अगला शासक। ठीक है, अब अगला शासक रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी। इसमें कुछ खास नहीं है पढ़ने को। इसमें क्या है कि इसके बारे में बताता हूँ कि अमीरों ने क्या हुआ, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया और इसके समय पे जो शासन की वागडोर थी वो इसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में थी। बस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने जैसा है ही नहीं। तो अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, ठीक है। और जो इतिहासकार है मिन्हाज सिराज, उसने उसके अनुसार क्या है कि जो फिरोज शाह था नशे की हालत में हाथियों पर चढ़कर टंके लुटाता था। यही सब बुरी आदतें थी,
इसलिए इसको ज़्यादा पढ़ना भी जरूरी नहीं है, और एग्जाम के दृष्टि से भी कुछ बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ से कुछ है ही नहीं। अगला शासक अब करते हैं रजिया सुल्तान। आज के क्लास की ये लास्ट टॉपिक है, रजिया सुल्तान। ठीक है, जैसा कि इल्तुतमिश में बताया था कि ग्वालियर अभियान के बाद उसने क्या किया, उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया रजिया सुल्तान को, और अपने सिक्कों पर उसका नाम अंकित करवाया। तो इस पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है जो अभी मैंने लिखा, तो इसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं कि रजिया जो सुल्तान थी उसने पर्दा प्रथा का त्याग करके रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग करके पुरुषों के समान एक सेकंड रुको, जरा, ठीक है। पुरुषों के समान कुबा, कुबा एक प्रकार का कोट होता था, तथा कुल्हा, कुल्हा टोपी को कहते हैं, या एक प्रकार की टोपी। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग करके पुरुषों के समान कुबा यानी कि कोट तथा कुल्हा यानी टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी, पहनकर दरबार में बैठती थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एतगीन को रजिया ने बदायूं का इक्तादार और एतगीन को रजिया ने इक्तादार और फिर एतगीन को रजिया सुल्तान ने बदायूं को इक्तादार और फिर अमीर हाजिब का महत्वपूर्ण पद दिया, अमीर हाजिब का महत्वपूर्ण पद दिया। महत्वपूर्ण पद दिया तथा अल्तूनिया अल्तूनिया को तवरहिंद का इक्तादार बनाया। ठीक है, जैसा कि इक्तादार क्या अभी बताया था मैंने, इक्ता जमीन का टुकड़ा, और उस जमीन से जो राजस्व वसूल करेगा उसको कहते हैं इक्तादार, या उस जमीन पर उस जमीन का गवर्नर ये भी कह सकते हैं। तो इक्ता जमीन का टुकड़ा, और जमीन से जिसको राजस्व वसूलने का अधिकार होगा उसको कहते हैं इक्तादार, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। इसने क्या किया, बाद में इसने गैर तुर्की लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना शुरू किया, जिससे कि इसने महत्वपूर्ण पदों पर गैर तुर्क लोगों को गैर तुर्क लोगों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो तुर्क अमीर थे वो
विरोधी हो गए इसके। एक इसने इसने एक अविसीनियाई अविसीन अविसीनियाई हबसी जलालुद्दीन याकूब को अमीर आखूर का पद दे दिया। अमीर आखूर का पद दिया। ठीक है, ये सारी बातें उसने क्या किया कि इसने महत्वपूर्ण पदों पर गैर तुर्क लोगों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। और एक अविस्नियाई हब्सी जलालुद्दीन याकूब को अमीर आखूर का पद दे दिया, जिसके तुर्क जो लोग थे वो विरोधी हो गए इसके, जिससे तुर्क या तुर्क अमीर इसके विरोधी हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1240 ईस्वी में सरहिंद के सर 1240 ईस्वी में सरहिंद के सूबेदार अल्तूनिया सरहिंद के सूबेदार अल्तूनिया, यानी कि जो सरहिंद का सूबेदार था अल्तूनिया था, उसने विद्रोह कर दिया। सरहिंद के सूबेदार अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया। और उधर क्या हुआ, इधर तो एक ये विद्रोह हो गया, और उधर अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। अब देखो रजिया सुल्तान की कूटनीति, उसने क्या किया कि जो उसका विद्रोह कर रहा था, उसने उसी से विवाह कर लिया अल्तुनिया से। तो कूटनीति का, तो इसको लिखेंगे कूटनीति से, यानी कि जो विद्रोह कर रहा था सरहिंद का सूबेदार अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अल्तुनिया से रजिया सुल्तान ने विवाह कर लिया। रजिया सुल्तान ने विवाह कर लिया। अब जो उसके साथ खिलाफ विद्रोह कर रहा था वो उसके साथ हो गया, अब दोनों एक साथ हो गए कि उससे विवाह कर लिया। तो अब दोनों दिल्ली की ओर बढ़े, दोनों दिल्ली की ओर बढ़े, परंतु बहराम शाह से पराजित हुए। बहराम शाह से परंतु बहराम शाह से पराजित हुए। फिर क्या हुआ, लास्ट की 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के समीप
रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। हत्या कर दी हत्या कर दी गई। अब आज की क्लास खत्म। दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश के 5 शासकों के बारे में पढ़ लिया है। अब बाकी के जो 6 शासक बचे हैं इस गुलाम वंश के, उनको कंप्लीट करेंगे अगले के साथ क्लास में। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।